हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो पहले किसी टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, जीआईसी में आए हुए हैं और जो AWES का एग्ज़ाम होता है उसमें आए हुए हैं, नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम पोजीशन, क्या है पोजीशन की अनसर्टेनिटी को क्या कर दें, पोजीशन की अनसर्टेनिटी को अगर हम जीरो कर दें तो आपकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए जो अनसर्टेनिटी होती है, पहले तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही क्या होता है ये बता दें आपको। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल की हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो ये दिया जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला होता है 4 पाई। अब देखिए यहाँ से अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू निकालें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बता दी है हमें, 0 बता दी है यहाँ से कि डेल्टा पी एक्स की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या होता है, यहाँ डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो क्या आ जाएगा आपका एच क्या है, यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 0, यानी कि यहाँ क्या बन गया आपका 4 पाई इंटू 0 बन गया है, 4 पाई इंटू 0। अब 0 की 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से एच अपॉन 0, क्योंकि 0 की 4 पाई से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपका डेल्टा पी जब हम किसी भी नंबर की किसी भी डायमेंशन की अपॉन में 0 होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D6। इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D6 होगा। देखिए ये जो AR है, AR का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 का तो ये हो गया। आप लोगों को ठीक से पता ही होगा कि जब किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। जैसे Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, CO का होता है 27, Ni का होता है 28 और Mn का होता है 25। और इन सब पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर Fe के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा AR, उसके बाद आ जाएगा 4s2 3d6। और इलेक्ट्रॉन कितने कम करने के लिए कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए यहाँ से कह रहा है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से हो जाएंगे, एक यहाँ से हो जाएगा, सॉरी 2 4s2 से हो जाएंगे, मतलब 4s2 खत्म हो जाएगा और 3d में कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो 5 ये Fe है, Fe3 पॉजिटिव है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5, यानी कि इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर CO की बात करते हैं तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो रहेगा 4s2 3d7। तो यहाँ से कम कितने करा रहा है, यहाँ से कम 3 करा रहा है, तो 2 तो 4s से हो जाएंगे। 4s से ही क्यों होते हैं, क्योंकि 4s जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है और पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से कम होते हैं। तो 2 यहाँ से होंगे, एक d से हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d6। और पूछा क्या जा रहा था आपसे, यही पूछा जा रहा था कि d6 किसका होगा, 3d6 किसका होगा। तो हमारे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन आ गया है B। देखिए ऑप्शन यहाँ थोड़े से गलत हैं, बी 2 बार दिया हुआ है,
तो आप लोग देख लीजिए बी ऑप्शन जो रहेगा वो CO3 पॉजिटिव वाला रहेगा। Ni की बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 4s2 और 3d8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम, तो यहाँ बन जाएगा D7। क्या बन जाएगा यहाँ? D7। और अगर 25 वाले की बात करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4s2 और 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से 4s2 से कम हो जाएंगे और एक हो जाएगा 3d5 से कम, तो यहाँ बन जाएगा D4। यानी कि सही ऑप्शन जो बना आपका कौन सा बन गया है? सही ऑप्शन आपका यहाँ से बन गया कोबाल्ट वाला। कोबाल्ट वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा और इसको डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले इनमें 2 चीज़ निकालते हैं। पहले तो इनका एटॉमिक नंबर लेते हैं Z सबका, और फिर क्या लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर इसका लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कितना होता है 5 होता है, इसका होता है 3 और F का होता है 9। अब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो F में O2 निगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं 10। B3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं क्योंकि 3 इसने किसी को दे दिए हैं। Li पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसमें भी 2 रह गए हैं। और F निगेटिव की बात करते हैं तो F निगेटिव में भी कितने हो गए हैं 10। तो देखिए अगर इन दोनों स्पीसीज़ की बात करें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें पूछा जा रहा था इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो अब इनका साइज तो दोनों का छोटा हो जाएगा, किनसे? O2 निगेटिव और F1 निगेटिव से। तो अब हमें किसको कंपेयर करना है? O2 निगेटिव को और F1 निगेटिव को, कि इनमें साइज किसका छोटा होगा और किसका साइज इसमें बड़ा होगा। इनको दोनों को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो इनके कंपैरिजन के लिए आपको क्या करना है? इन्हें कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है? ये देखना है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम देखेंगे कि प्रोटॉन किस में ज़्यादा हैं। प्रोटॉन F में ज़्यादा हैं। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं उसका साइज छोटा होता है, और जिसमें प्रोटॉन कम होते हैं उसका साइज बड़ा होता है। तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा आपका यहाँ से, किसका साइज बड़ा हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा यहाँ से आपको ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का साइज यहाँ से बड़ा होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, मतलब इनमें से किस में जो बॉन्ड एंगल है सबसे बड़ा है। तो बॉन्ड एंगल एक्चुअली डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। तो देखिए जो CH4 है, CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। BF3 की अगर बात करते हैं तो BF3 में आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और बात करते हैं आपकी PF3 की तो इसमें होता है sp3। और NH3 की बात करते हैं तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसमें? sp3 हो गया, ठीक है, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया। अगर हम बात करते हैं A और C और D की तो इनमें सब में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। B की बात करते हैं तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और पूछा क्या जा रहा था? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109.5 डिग्री भी बोलते हैं इसको। sp2 के लिए कितना होता है? ये होता है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। और कहीं पर अगर आपका sp आ जाए तो sp के लिए जो होता है वो कितना होता है? sp के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो sp तो इनमें किसी का है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो एंगल है वो BF3 का हो रहा है। किसके साथ जा रहा है? 120 के साथ जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जो सही बन जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। इनमें से पूछा जा रहा है कि ये जो आपको लिक्विड दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन किसका होगा। देखिए यहाँ दिया गया है इथेनॉल, दूसरा दिया गया है वाटर, ये तीसरा जो होगा यहाँ ये मिथेनॉल होगा, CH3OH कर लीजिएगा इसको, और लास्ट है आपका बेंजीन।
इनमें से सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन किसका होगा? तो आपको ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, पेन उठा लीजिए, अपना पेपर पर लिखिए क्या कि वाटर का जो वाटर होता है इसका सरफेस टेंशन हाईएस्ट होता है। अब होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वाटर में, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक रिलेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिक रिलेशन करेक्ट है? पहला है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt, du इज इक्वल टू pdv प्लस tds, dh इज इक्वल टू माइनस vdp प्लस tds। पढ़ी लिए होंगे आपने। तो देखिए यहाँ से जो सही ऑप्शन बनता है वो आपका कौन सा बनता है? सही ऑप्शन बनता है यहाँ से ए। क्यों बनता है? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है क्या, G इज इक्वल टू H माइनस TS। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू H माइनस TS। इसमें H की अगर वैल्यू रखें, G इज इक्वल टू क्या रखें? U प्लस PV होता है, ये वैल्यू रखें और उसके बाद यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस वगैरह लगा दें तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये फॉर्मूला मिलेगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा H फॉर द कंबशन ऑफ अ कंपाउंड इज, यानी कि किसी भी कंपाउंड का आप क्या करें? कंबशन करें मतलब उसका दहन करेंगे तो आपको डेल्टा H कैसा मिलेगा? तो सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि जो डेल्टा H होता है कंबशन के लिए वो क्या होता है, यानी कि कंबशन कैसा प्रोसेस होता है। अगर हम कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H जो रहता है वो कैसा हो जाता है? डेल्टा H हो जाता है निगेटिव। कैसा हो जाता है? निगेटिव। क्यों हो जाता है? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाता है? रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? पीएच, वाटर के पीएच के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जितने भी क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। सारे के सारे चैप्टर इसमें समाहित हैं, एक एक क्वेश्चन लिया गया है। मोस्टली सारे क्वेश्चन जितने 20 क्वेश्चंस में आ सकते थे उनको सबको समाहित किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन को उठा के रखा गया है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। पीएच ऑफ वाटर इज 7। सबको पता है कि वाटर का पीएच क्या होता है? 7 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। If water is heated at 80 degree Celsius, तो what will be the effect on the pressure? Sorry, pH। अगर हम वाटर का pH 25 डिग्री सेल्सियस पर तो 7 होता है, अगर वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो इसके pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके pH पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका pH डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन होगा क्यों ऐसा? क्योंकि जो हीटिंग होती है, हीटिंग पर क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव। क्या बन जाता है? H3O पॉजिटिव बनता है। और क्या बनता है? आपका OH निगेटिव बन जाता है, जिससे क्या हो जाती है? pH डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल जो पैकिंग होती है, क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो देखिए इसमें बताते हैं, जो आपका सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है। उसके बाद अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, BCC की बात करें तो 2 होते हैं। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और HCP की यानी कि हेक्सागोनल की बात करें तो उसमें कितने हो जाते हैं? आपके 6 हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो 6 के साथ जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, आइडियल नॉन आइडियल के ऊपर हमारी वीडियो पूरी दी गई है।
पूरी वीडियो हमारी किसके ऊपर है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर दी गई है। अगर इसकी जो ट्रिक देखनी है तो वहां से आप उस वीडियो को वॉच करके ट्रिक सीख सकते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन के लिए हमारी सेपरेट वीडियो आ चुकी है, उसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए जो आपका ए है, ए आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ स्पीसीज क्या है, सेम है। ये भी नहीं है, इसमें भी सेम स्पीसीज हैं। यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एल्केन है। यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है और ये क्या है, आयोडीन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, equal weights of m gram of the following substances were dissolved in equal amount of water, which of these will have highest boiling point। क्या बोल रहा है, इक्वल वेट्स लिए गए हैं, क्या लिया गया है, ऑफ m ग्राम ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। कितना, m ग्राम लिया गया है इन सब्सटेंसेस का, और इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखिए बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए आपको देखना क्या पड़ता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर देखना पड़ता है कि किसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका तो होता ही नहीं, उनको तो देखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो पाते। तो जैसे यूरिया है, यूरिया में नहीं देखना, इसमें नहीं देखना, तो यहाँ से दो ऑप्शन तो रिड्यूस हो गए हैं। अब आपको देखना है NaCl और CaCl2, इन दोनों में किसके की मोलल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देखिए नया पेज लेते हैं यहाँ से और उस पर समझाते हैं आपको कि मोलल कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस है, समझाते हैं। देखिए किस किस की मोलल कंसंट्रेशन निकालनी है। यहाँ पर हम लिख दें मोलल कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अगर NaCl की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m, और मोलर मास कितना होता है NaCl का, तो वो होता है 58.5। और I कितना होता है NaCl के लिए, I मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा और प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा, यानी कि 2 आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 0.034 आएगा। ये आपकी मोलल कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.034 m। अब हम किसकी निकालते हैं, मोलल कंसंट्रेशन निकालते हैं ऑफ CaCl2। अब CaCl2 की हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, m/111, ये इसका मोलर मास होता है, और इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि इसको जब डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ से 3 मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 0.027 m। अब देख लीजिए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, NaCl की वैल्यू जो आई है 0.034 m आई है, और CaCl2 की जो आई है 0.027 m आई है। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि NaCl हैज़ द हाईएस्ट मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, जिन्होंने भी हमारा अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। देखिए जो आपकी इफिशियंसी होती है, किसी भी फ्यूल की जो इफिशियंसी होती है उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ईटा से, और ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। डेल्टा G मतलब गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी अपॉन चेंज इन एंथैल्पी। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मतलब क्या हो रहा है, जब हम कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो वो क्या परिवर्तन करता है, किस चीज में परिवर्तन करता है, यानी कि एंथैल्पी को परिवर्तित करता है, एंट्रोपी को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को करता है, या इंटरनल एनर्जी को करता है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, ये एक्चुअली किसको
पर इफेक्ट डालता है? ये डालता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। किस पर इफेक्ट डालता है? एक्टिवेशन एनर्जी पर इफेक्ट डालता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, विद द फिजियोरप्शन इंक्रीजेज विद, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये जो डिपेंड करता है एक्चुअली, ये करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर को क्या होता है इसमें? डिक्रीज। अगर हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर ही फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं तो एक रिएक्शन आपको दी गई है और इसमें एक जगह जगह पर क्या यूज़ किया गया है? इसमें जगह जगह पर एम यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? एम यूज़ किया गया है। देखिए एम यूज़ किया गया है और ये पूछ रहा है कि ये एम क्या है। पहली बात तो आप ये बता दें ये रिएक्शन ही किसकी है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी रिएक्शन है? ये लीचिंग की रिएक्शन है। किसकी? लीचिंग। जो लीचिंग प्रोसेस होता है आइसोलेशन में, उसकी प्रोसेस रिएक्शन है ये, LEACHING। किसकी रिएक्शन है? लीचिंग की रिएक्शन है। ठीक है। अब कौन कौन सी मेटल ऐसी होती हैं जिनकी लीचिंग कराई जाती है, उसी से ये पता लग जाएगा। लीचिंग जो कराई जाती है, लीचिंग 2 मेटल्स की कराई जाती है। उसमें कौन कौन सी आती हैं आपकी? कौन सी आती है? एक तो आती है गोल्ड और दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है Ag यानी कि सिल्वर, AU एंड Ag, इनकी लीचिंग कराई जाती है। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन जाएगा वो आपके गोल्ड के साथ जाएगा। अगर सिल्वर ऑप्शन मिल जाता तो आपका सिल्वर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता, और दोनों अगर होते तो बोथ का एक ऑप्शन होना जरूरी था, यहाँ बनता था। फिर देखिए एक और चीज़ आ सकती है, ये जो प्रोसेस होता है लीचिंग का, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो इसका प्रोसेस का नाम होता है साइनाइड प्रोसेस, CYANIDE, साइनाइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। और एक और नाम होता है इसका, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? मैक आर्थर प्रोसेस, MAC आर्थर, ARTHUR, मैक आर्थर प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। यानी कि साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? गोल्ड एंड सिल्वर की लीचिंग के लिए। मैक आर्थर प्रोसेस कौन सा है? वो भी यही है, यही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए इसी चैप्टर से क्वेश्चन है आपका। 16 में क्या कह रहा है? Which one of the following ore is best concentrated by froth flotation method? देखिए यहाँ प्रोसेस का जिक्र किया है फ्रोथ फ्लोटेशन का। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात अगर हम ये कर रहे हैं कि किसके लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ये एक्चुअली किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए। कौन से के लिए? जिनमें आपको सल्फर देखने के लिए मिले। कौन से ओर के लिए किया जाता है? सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, जिनमें आपको सल्फर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका ओर है? अगर मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट जो ओर है वो किसका है? वो ओर है आपका आयरन का। किसका ओर है बच्चे? ये आयरन का ओर है। अगर मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं तो मैग्नेटाइट जो ओर है वो किसका है? वो आयरन का ओर है, मैग्नेटाइट, Fe का। और किसकी बात करते हैं? आपकी गैलेना की बात करते हैं तो गैलेना किसका है? लेड का है। अगर सिडेराइट की बात करते हैं तो सिडेराइट जो ओर है वो किसका है? वो भी Fe का है। और हम बात करते हैं मैलेकाइट की तो मैलेकाइट किसका है? Cu का है। अब हम इन ओर के अगर हमें फॉर्मूला पता लग जाए कि इनका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले से ही आपको पता लग सकता है कि कौन सा ओर ऐसा है, कौन सा ओर ऐसा है जिसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ किया जाता है। तो जो आपका पहला वाला है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपका Fe3O4, Fe3O4 यूज़ किया जाता है। Pb का जो होता है वो PbS होता है। सिडेराइट की बात करते हैं तो FeCO3 होता है, FeCO3 क्या यूज़ किया जाता है? FeCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और हमारा मैलेकाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस CuCO3। मतलब यहाँ से जो ऑप्शन बन रहा है जिसमें भी S दिख रहा है वही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से गैलेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17
आपकी स्क्रीन पर, द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन HNO3 इज रिड्यूस्ड बाय मेटल, यानी कि जब HNO3 मेटल से रिड्यूस होता है तो कौन सी ब्राउन कलर की गैस इसमें से निकलती है, यानी कि कौन सी गैस निकलती है। देखिए यहाँ जो दो ऑप्शन है बिल्कुल एक जैसे हैं, ए ऑप्शन और कौन सा, और ऑप्शन आपका सी। चलिए इनकी बात करते हैं। तो ये कैसी होती है, ये होती है कलरलेस। अगर हम बात NO की करें, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी होती है कलरलेस, और ये तो बता ही चुके हैं कलरलेस होती है। तो अब कलरफुल गैस है कौन सी यहाँ पे, कलरफुल गैस यहाँ पर NO2 है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही कौन से कलर की होती है, यही आपके ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, जो आपका NO है, NO कलरलेस तो होता है लेकिन टॉक्सिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, विच डज नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद I2 एंड बेस, यानी कि हम I2 से और बेस से रिएक्शन कराएंगे तो कौन आयोडोफॉर्म नहीं देगा, मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आप दो बातें ध्यान रखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, एक तो वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH ग्रुप होता है, और दूसरे कौन देते हैं जिनके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप होता है, वो कौन क्या देते हैं, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें एसीटोन की, तो एसीटोन का फॉर्मूला बनता है CH3COCH3। देखो इसमें तो ये ग्रुप है, इसका मतलब ये तो देगा। दूसरा कौन सा है, ये है आपका CH3CH2OH इथेनॉल, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला बनता है, यानी कि ये भी देगा। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, तो इसमें भी ये ग्रुप आ रहा है, ये भी देगा। मिथेनॉल नहीं देगा क्योंकि मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, ये ग्रुप नहीं बन रहा है वहाँ पर, तो ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकास रिएजेंट Lucas reagent is used to differentiate which monohydric alcohol, यानी कि कौन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट किया जाता है। पहले क्या करते हैं, देखिए ये डिफ्रेंशिएट क्या होता है, मान लिया आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, कौन कौन सी हैं, सपोज दैट एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक ये है, एक ये है, एक में प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री है, और तीनों के तीनों आपके कलरलेस हैं, सब में से एक जैसी स्मेल आएगी, और आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है। तो उसके लिए क्या करें, आप तीनों में कंसनट्रेट HCl डाल दें। क्या डाल दें, तीनों में डाला जाता है कंसनट्रेट HCl, और क्या डाला जाता है, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये जो टेस्ट कहलाता है, लुकास टेस्ट कहलाता है। पहचान कैसे होती है, टर्बिडिटी के बेस पे पहचान होती है, यानी कि जो गादलापन होता है उसके बेस पे पहचान होती है, कोई तुरंत दे देता है। लेकिन यहाँ ये नहीं है मैटर कि कौन सा टर्बिडिटी जल्दी देगा, कौन सा देर से देगा। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देगा, तो मैंने बताया कि तीनों के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसको कर लेना ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन क्या है आपका, डी, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का क्वेश्चन कह रहा है, नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का दूसरा नाम क्या है। एक्चुअली ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये तो आपका केमिकल नेम है, और पूछ रहा है इसका कॉमन नेम क्या होगा। ऑयल ऑफ विट्रॉल, अगर ऑयल ऑफ विट्रॉल की बात करते हैं तो ऑयल ऑफ विट्रॉल बोला जाता है H2SO4 को, ठीक है। किसको बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 को। अगर हम किसकी बात करें, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की बात करें, तो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये इसको क्या बोला जाता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है मिथाइल सैलिसिलेट बोला जाता है। और ये क्या होता है, COOCH3, और यहाँ पर क्या होता है OH, और ये रिंग होती है आपकी बेंजीन। तो यहाँ से जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑयल ऑफ मीरबेन। ऑयल ऑफ मीरबेन किसका नाम होता है, ये नाइट्रोबेंजीन का नाम होता है। तो हमारा ये क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, यानी कि 1000 सीरीज़ की जो ये आज की वीडियो थी ये खत्म हो गई है। ओके, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।